मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर एक बेटी और एक माँ और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है। चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है। और एक एक राज्य के नहीं, दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था, उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं। और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए, उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है और ये अब बर्दाश्त नहीं होता, और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी। तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा। ये झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था। तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया। तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता हूं। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने। अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। इस भारत स्वाभिमान के अभियान का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है शहीदों के सपनों का भारत बनाना, शोषण मुक्त भारत बनाना, लूट मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, ऐसा भारत बनाना जो फिर से समृद्धशाली बने, फिर से संपत्तिशाली बने। उसके लिए ये अभियान है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? इतने लुटेरों के हाथ में ये देश है, क्या वो आसानी से इस देश को छोड़ देंगे? जो लूट रहे हैं, जिनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? वो आसानी से देश को छोड़ेंगे नहीं लूटना, और वो आसानी से मानेंगे भी नहीं। उनको तो छुड़वाना पड़ेगा, वैसे ही जैसे अंग्रेजों से हमने देश को छुड़वाया था। कोई लुटेरा अपनी इच्छा से देश को नहीं छोड़ेगा लूटना।
कोई लुटेरा अपनी इच्छा से बंद नहीं करेगा देश को लूटना, उनको तो मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस लूट को छोड़ें और इस देश को छोड़ें। तो कैसे होगा? वो होगा संगठन की ताकत से। आज हमारी ताकत कम है। भारत स्वाभिमान के सारे देश में करीब 2.5 लाख शिक्षक हैं, जो हमारी ताकत है। कल को ये 5 लाख होंगे, फिर 7 लाख होंगे, फिर 11 लाख होंगे, फिर 50 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़। जिस दिन हमारी ताकत लुटेरों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन इन लुटेरों के हाथ से इस देश को छीन लेंगे और जो ईमानदार चरित्रवान लोग हैं उनके हाथ में देश को सौंप देंगे। आप बोलेंगे वो संभव है। वो संभव ऐसे है कि हमारे देश में एक लोकतंत्र नाम की व्यवस्था चलती है और दुर्भाग्य या सौभाग्य इस लोकतंत्र में वही काबिज होता है, वही हावी होता है जिसकी ताकत होती है। और ताकत जो है वो लोगों से गिनी जाती है। लोगों की ताकत जिनके पास है, लोगों की शक्ति जिनके पास है, सारा तंत्र उनके लिए है। अभी मैंने एक दिन सोचा कि भारत की सब राजनीतिक पार्टियां जो लूट में शामिल हैं इस देश में, इनकी कुल ताकत का पता लगाओ। तो मैंने 48 पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, राष्ट्रवादी जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सबके सदस्यों की संख्या गिनना शुरू किया तो पता चला कि इन सबके पास कुल मिला के 4 करोड़ सदस्य हैं, जिनकी ताकत पर ये देश को लूट रहे हैं। कुछ सदस्य एक पार्टी के पास, कुछ दूसरे के पास, कुछ तीसरे के पास। तो 4 करोड़ सदस्यों की ताकत पर वो देश को लूट रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आई। तब हमने तय किया कि हमारी ताकत जिस दिन 5 करोड़ सदस्यों की हो जाएगी, उसी दिन इनकी लूट को हम बंद करा देंगे और ये देश को इनसे मुक्त कराएंगे। अब हमको सारे देश में 5 करोड़ लोग चाहिए जो इस अभियान के साथ जुड़े, और ये 5 करोड़ लोग अगर हमारे अभियान से जुड़ते हैं तो 50 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है। क्योंकि भारत में ऐसा माना गया है कि एक व्यक्ति अगर किसी अभियान से जुड़ गया तो वो 10 लोगों को प्रभावित करता है, घर, परिवार और पड़ोस के। तो 50 करोड़ लोगों का परोक्ष समर्थन मिले, 5 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष समर्थन मिले, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबका इसमें सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे जी हम क्या सहयोग कर सकते हैं? आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं, हमारी 5 करोड़ की संख्या को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करके हमारे इस अभियान में जोड़ सकते हैं। तो आपसे यही मदद की अपेक्षा है। आप ये मदद करेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, अगले 4 साल में हम 5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को इस काम में जोड़ लेंगे। आपकी भावना को ध्यान में रख के मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है हम 5 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन अगले 4 साल में 10 करोड़ भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं तो जब देश में घूमता हूं तो देखता हूं कि लोग तो तैयार बैठे हैं, कोई उनको चाहिए जो राह दिखाने वाला हो और उनकी भावना को निस्वार्थ भाव से तौलने वाला हो। लोग तो तैयार बैठे। मैंने तो इस देश में देखा है, लोग इतने ज्यादा तैयार बैठे हैं इस काम के लिए, वो कहते हैं कोई हमारे पास आए। इस देश में क्रांतिकारियों का समर्थन करने वालों की और क्रांतिकारियों का सहयोग करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब अंग्रेजों का शासन चलता था, जब सारे कठोर कानून लागू थे, तब भारत के लोग क्रांतिकारियों की मदद करने में पीछे नहीं हटे, तो अभी भी नहीं हटेंगे, ये तो पक्का है। मैं तो हैरान हो जाता हूं ये सुनकर और जानकर कि महात्मा गांधी को आखिरी क्रांतिकारी माने और स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रथम क्रांतिकारी हम माने, तो इस पीरियड में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी के बीच में 480 करोड़ रुपए लोगों ने दान किया था आजादी लाने के लिए, और उस समय का 1 रुपया आज के 300 रुपए के बराबर। तो इसका मतलब लोगों ने समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, तभी तो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। 1857 का स्वाधीनता संग्राम 350 जिलों में हुआ था और 350 जिलों में 4.25 करोड़ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। अब 4.25 करोड़ लोग अगर लड़ाई लड़ रहे थे, तो अगर एक एक के हाथ में एक एक तलवार, एक एक हसिया भी मान लो, तो एक एक तलवार, एक एक हसिया को बनाने के लिए 1 से 1.5 किलो लोहा लगता है। तो 4.25 करोड़ तलवारें बनाने के लिए कितना मीट्रिक टन लोहा लगा होगा।
और कितना मीट्रिक टन लोहा गला होगा और कितने मीट्रिक टन लोहे को गलाने के लिए कितनी भट्टियां चली होंगी और कितने कारीगरों ने रात दिन मेहनत करके वो तलवारें बनाई होंगी क्रांतिकारियों को देने के लिए। मतलब देश तो उस समय भी खड़ा था क्रांतिकारियों के साथ में। तो हमें भरोसा है देश आज भी खड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ में जो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कभी भगत सिंह, ऊधम सिंह आदि ने बढ़ाया था कि भारत से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाना है, अंग्रेजियत को भगाना है। हमारे तो क्रांतिकारियों के सामने भी यह विकल्प था। अंग्रेजों ने, आपको मालूम है, ऑफर किया था कि ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटें। सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना किया था कि इस लूट की व्यवस्था में हमें शामिल नहीं होना, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जिस क्रांतिकारी ने यह बात सबसे पहले कही थी ना, उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है उनके जीवन की विडंबना क्या थी? उनको आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए। पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा कलेक्टर बने और बेटे को बार बार वो ताना मारते थे कि तू बन नहीं सकता, तेरी होशियारी कम है, तेरे पास तैयारी नहीं है, इसलिए बहाना बनाता रहता है। तो बेटे ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की। और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए 4-4 साल लोग पढ़ाई करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 7 महीने पढ़ाई की थी और उतनी पढ़ाई में उन्होंने आईसीएस के टॉपर की लिस्ट में 4थी पोजीशन पाई थी। उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे उस परीक्षा में। वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 4था स्थान मिला टॉपर लिस्ट में। बड़ी मजेदार घटना है, वो लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होके आईसीएस में बैठे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो उनके सहयोगी गए थे रिजल्ट देखने के लिए, वो नहीं गए। तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो कहीं नहीं मिला। तो उनको आके कहा कि तुम तो पास ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पास नहीं हुए। शाम को सेक्रेटरी आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया कि तुम्हारा नाम पास होने वालों में नहीं है, टॉपर वाली लिस्ट में है और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस को दुविधा हो गई कि मैं तो आईसीएस हो गया, अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा, कलेक्टर माने लूटना पड़ेगा, लूट का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके मन में यह घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था के बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं। अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको तो लूट में शामिल होना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है। उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में हड़कंप मच गया था, क्योंकि भारत में कई लड़के पहले आईसीएस बन चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की। उन्होंने दिया और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है और मैं मेरे देश को लूटूं, ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। रिजाइन किया, बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गए। पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने आईसीएस को लात मार दी। तो बेटे ने पिता को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार, जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र, तब तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आईसीएस को छोड़ा और जैसे ही आईसीएस छोड़ी उन्होंने, तो सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। जब वो लंदन से वापस आए थे ना, उस समय पानी के जहाज चला करते थे, बंबई में उतरे थे, जो हुजूम बंबई में निकला था, गजब के लोग थे वो। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अब तो भारत आजाद हो जाएगा। क्यों? जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं, तो मैं जब गांव-गांव जाऊंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आश्वासन पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वो भी भारत से बाहर जाके। और जब फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगलसूत्र उतार के उनको दान किए थे। एक मां उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेके कि इसको फौज में ले लो। तो उन्होंने कहा इसको तो दिखाई नहीं देता। तो
तो बेटे ने क्या कहा कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। ऐसा उत्साह, इतना समर्थन। तो मुझे तो यही भरोसा होता है कि उस जमाने में अगर इतना उत्साह और समर्थन मिला देश के क्रांतिकारियों को, तो आज क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। एक बार हम लोगों के पास जाएं तो सही। मेरे मन में तो एक ही बात रहती है, इस देश के लोगों ने दिया ही दिया है, लेकिन कोई लेने वाला पात्र होना चाहिए। लेने वाला जब अपनी पात्रता सिद्ध करता है तो भारत के लोग देने में कभी पीछे नहीं हटते। जब भी बाजार जाएं तो स्वदेशी वस्तुएं ही खरीद कर लाइए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए। और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ विदेशी भाषा का भी बहिष्कार करना है, विदेशी भूषा का भी बहिष्कार।